हेलो स्टूडेंट्स, मानव तंत्र अपन डिस्कस कर रहे थे और मानव तंत्रों में अपने 4 कंप्लीट किए हैं। देखो, एक तो पाचन, फिर परिसंचरण, फिर श्वसन, फिर उत्सर्जन। और पाचन से स्टार्ट होकर ही जुड़ते चले जा रहे हैं। एक को सुधारोगे, एक एक को सुधारता जा रहा हूँ मैं। पाचन सुधरा, पाचन के साथ में सही सुधरेगा। पाचन में अपन सही तरह से पोषण करेंगे तो लाभदायक पदार्थ रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में जाएंगे, उसे श्वसन से हमें प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। और लाभ सही पोषण लेंगे तो फिर अपशिष्ट पदार्थ कम बनेंगे, शरीर के अंगों का नुकसान कम होगा, उत्सर्जन तंत्र सुधरेगा। ये सारी चीज़ें अपन लाइन टू लाइन जोड़ते जा रहे हैं। 4 तंत्र अपन ने कंप्लीट किए और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी उसमें समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और ये तंत्र ऐसा है जंतुओं में जो सबसे मेन काम करता है। मेन काम क्या करता है? ये सारे तंत्रों को कंट्रोल करता है। तो मुखिया हो गया भाई, परिवार का मुखिया ही तो सबसे मेन होता है, जो सबको कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनको नियंत्रण करने का काम करता है। अपनी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपन जो शब्द सुनते हैं, नियंत्रण और समन्वय। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल हो गया नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन हो गया समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में सहयोग करते हुए काम करना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में अपन 2 पढ़ते हैं, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जिसमें न्यूरॉन अपनी काम करती है, नर्वस, और जो दूसरा मैंने बताया एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें होते हैं हार्मोन। तो एक तो होता है तंत्रिका का कंट्रोल और एक होता है हार्मोन का कंट्रोल। तो रासायनिक समन्वय तो हुआ हार्मोन का और तंत्रिका नियंत्रण हुआ तंत्रिका होगा। तो फिलहाल जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो अपन ने शुरू कर दिया है, पहले अपन तंत्रिका नियंत्रण पढ़ेंगे और उसके बाद में हार्मोन का रासायनिक नियंत्रण पढ़ेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखो, तंत्रिका तंत्र जो अभी अपन ने बताया, शरीर के समस्त तंत्रों व अंगों का नियंत्रण करने वाला तंत्र। हमारी बॉडी में जितने सिस्टम ऑर्गेन्स हैं उनको नियंत्रण करने वाला जो तंत्र है वो नर्वस सिस्टम है। और ध्यान देना, नर्वस सिस्टम की जो संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो उसमें नाम आता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, जिसको अपन बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और इसी आधार पे बोला जाता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो शब्द आता है न्यूरोलॉजी। वापस से लॉजी ले जाओ भाई, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंजियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बताया अपन ने पाचन तंत्र का अध्ययन, एंजियोलॉजी बताया परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, हिमेटोलॉजी बताया रुधिर का अध्ययन, उसके बाद में पल्मोनोलॉजी बताया श्वसन तंत्र का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी बताया अपन ने उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन। और अब जो अपन बता रहे हैं वो है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। लॉजी 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 ले जाओ, और भी आएंगे अभी। तो अब तंत्रिका तंत्र में अपन क्या पढ़ते हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है? तो तंत्रिका तंत्र जो है अपना, या जंतुओं की बात करें, तंत्रिका तंत्र को 3 वर्गों में बांटा जाता है। तंत्रिका तंत्र को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं नर्वस सिस्टम को। इसमें एक तो नाम लिया जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक नाम दिया जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये बोला जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक नाम दिया जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको बोला जाता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो तीन नाम दिए, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तीन नाम देते हैं इसमें। अब इसमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, उसमें दो शामिल हैं। एक तो है मस्तिष्क, ब्रेन, और नंबर दो शामिल है इसमें मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों इसमें शामिल हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन काम है मेन कंट्रोल करना, इसलिए सेंट्रल नाम आया इसमें। और जैसे अपने सारी स्टेट गवर्नमेंट है, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उन सबको कंट्रोल करना। हमारी बॉडी में मेन तंत्रिका तंत्र में मेन काम जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मेन कौन आ गया? ब्रेन, और साथ में मेरुरज्जु। मस्तिष्क नाम सुना है, मेरुरज्जु क्या होता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको अपन बोलते हैं मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम। मेरुदंड में धागेनुमा रचना होती है, ये जो अभी अपन डायग्राम में देखेंगे धागेनुमा रचना है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये बोला जाता है इसको। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मेन कंट्रोल करते हैं, तो हम इन दोनों को कह सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एचओडी, जनरली भाषा में बोले एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। भाई सारा कंट्रोल सारा तो यहीं से चल रहा है ना, आदेश तो यहीं से पारित हो रहे हैं, एचओडी है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जैसा नाम से आ रहा है, परिधीय, बाहरी। जितनी भी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञान कराती हैं। क्या हम खा रहे हैं उसका स्वाद, क्या अपन वायु जा रही है तो गंध जो जा रही है उसका, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और क्या स्पर्श कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां जो अपन बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन, यहाँ से संवेदनाएं जो ग्रहण की जाती हैं। बताओ ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो परिधीय भाग में हैं, इनके द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद में न्यूरॉन के माध्यम से पहुंचाया जाता है किसमें? सीएनएस में। तो ये जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो तंत्रिकाएं हैं, इनका पूरा जाल है वो परिधीय भाग में मौजूद है, वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इनको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो नाम देते हैं कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स जो बोली जाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं। अब देखो इसमें से जो कपाल तंत्रिका है ना, ये तो रिलेटेड है मस्तिष्क से। कपाल तंत्रिकाएं रिलेटेड किससे है भाई? मस्तिष्क से। और 12 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में, 12 पेयर, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। नंबर 2 नाम दिया जाता है मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। और जैसा नाम से आ रहा है, बताओ मेरु तंत्रिकाएं किससे रिलेटेड है? मेरुरज्जु से, स्पाइनल नर्व। और इनकी संख्या होती है 31 पेयर, 31 जोड़ी। तो जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से संबंधित है वो कपाल तंत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से संबंधित है वो मेरु तंत्रिकाएं। संख्या 12 जोड़ी और ये 31 पेयर, 31 जोड़ी, ये अपन ने बताई। ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र। एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जैसा नाम से आ रहा है ऑटोनोमस है, अपने आप काम करना। ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं अपन, स्वायत्त, स्वतंत्र रूप से काम करना। हमारे मस्तिष्क में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है एक तरह से परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है, जो मैं भी डायग्राम में बताऊंगा, अपने मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। देखो एक तो होती है अपनी ऐच्छिक पेशियां, वॉलेंट्री मसल्स जो मैंने बताई थी, जिनका नियंत्रण अपनी इच्छा शक्ति में है। एक होती है अनैच्छिक, जैसे अपन ने बताया हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया, भोजन का पाचन, ये सब इनका वर्क अपने आप चलता है, उनको नियंत्रण करने वाला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट हैं, एक तो अनुकंपी सिंपैथिक, अनुकंपी सिंपैथिक, और एक पार्ट है इसका परानुकंपी पैरासिम्पैथिक।
पैरासिम्पैथिक। दो तरह से मैंने नाम लिखे हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक। ये एक दूसरे के अपोजिट रूप से काम करते हुए आंतरिक अंगों का नियंत्रण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं अभी, हृदय की धड़कन बढ़ाना काम करेगा अनुकंपी, हृदय की धड़कन को सामान्य करना काम करेगा परानुकंपी। ठीक है, तो इसी तरह से श्वास दर को बढ़ाना अनुकंपी, कम बीपी को बढ़ाना अनुकंपी, सामान्य करना परानुकंपी। तो अपोजिट रूप से काम करते हुए आंतरिक अंगों का नियंत्रण करते हैं, तो वो स्वायत्त वर्ग हो गया। तो हमारा तंत्रिका तंत्र 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मेन कंट्रोलर, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ गए। परिधीय में हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो भी संवेदनाएं तंत्रिकाओं के माध्यम से जाती है सीएनएस में, और उसी के अनुसार फिर डिसीजन होता है। ये है परिधीय भाग में। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से रिलेटेड है 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से रिलेटेड है 31 जोड़ी, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 आ जाता है, अनुकंपी परानुकंपी। आंतरिक अंगों का जो कार्य हो रहा है उसको विपरीत रूप से काम करते हुए कंट्रोल करना। तो अभी जो मैंने बताया तंत्रिका तंत्र का परिचय, कि नर्वस सिस्टम जो है शरीर के समस्त तंत्रों अंगों का नियंत्रण करने वाला तंत्र है। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र को अपन 3 वर्गों में बांटते हैं भी, अनुकंपी, परानुकंपी और केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, और स्वायत्त में अनुकंपी और परानुकंपी, जो एक दूसरे से अपोजिट रूप से वर्क करते हुए नियंत्रण करते हैं। अब अपन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और उसमें डिस्कस करेंगे अपन मानव मस्तिष्क, डायग्राम में मानव मस्तिष्क को लेकर। तो अगला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं सबसे पहले मानव मस्तिष्क। ध्यान रखना, ह्यूमन ब्रेन जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो सबसे पहले अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शुरू किया है, मानव मस्तिष्क। सबसे पहले कुछ सामान्य पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है स्थिति। कपाल में स्थित व सुरक्षित। जो अपन बोलते हैं अपनी मुंडी, खोपड़ी, मुंडी जो बोलते हैं, कपाल में स्थित व सुरक्षित। ये कपाल के अंदर अपना मस्तिष्क स्थित है। ये अपनी जो पूरी मुंडी है ना, पूरी मुंडी अपने गर्दन से ऊपर लेकर पूरे करें, पूरी मुंडी में, कपाल में ये टोटल होते हैं 29 कशेरुक, 29 वर्टिब्रेट्स होते हैं, अस्थि बोलते हैं अपन, 29 कशेरुक होते हैं। इनमें से 14 तो होती है चेहरे की, समझ रहे हो, 14 तो चेहरे की अस्थि बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी अपन आगे हड्डियों को बताएंगे। 8 का क्रेनम, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क खोल या मस्तिष्क बॉक्स बोल देते हैं, क्रेनियम जो होता है, ये क्रेनियम अपने मस्तिष्क के ऊपर खासतौर से पाया जाता है। और 3 होती है मध्य कर्ण में, दोनों कान में, मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं। और एक बोलते हैं अपन, जो अपन ने बताई थी, जीभ जिस पर जुड़ी होती है, हायड अस्थि मुक्त रूप में जो रहती है। तो टोटल कितनी अस्थियां होती हैं भाई अपने कपाल में? 29 कशेरुक हैं, 14 चेहरे की अस्थि, 8 का क्रेनियम मस्तिष्क बॉक्स या कपाल खोल, और 3 कान में, और एक होती है जीभ की हड्डी जो अपन हायड बताई थी अपन। तो कपाल में स्थित और सुरक्षित, पहली चीज तो ये। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार ये बताया जाता है भाई 1280 से, तो वो एवरेज रूप से बताया जाता है 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम। ये ध्यान रखना, बोला जाता है बॉडी वेट का 2%। रुधिर अपन ने बताया था बॉडी वेट का 8%, 7 to 8%। मस्तिष्क का पूछेगा तो बॉडी वेट का 2% बोला जाता है। 1300 से 1400 ग्राम एवरेज रूप में बोलते हैं। अगर इस तरह से पूछ लेगा तो मेल में बताओगे आप 1360 ग्राम, और फीमेल में बताओगे 1280 ग्राम।
1360 ग्राम और 1280 ग्राम। ये मैंने बताया पहले मस्तिष्क की स्थिति, फिर मैंने बताया मस्तिष्क का भार। 1314 ग्राम एवरेज रूप से बोला जाता है, बॉडी वेट का 2%। मेल में पूछेगा 1360 ग्राम, फीमेल में पूछेगा तो 1280 ग्राम, एवरेज रूप से जो बताते हैं। अच्छा, दिमाग ज़्यादा किस में होता है, महिलाओं में या पुरुष में? अच्छा, पुरुषों में होता है, बहुमत दिखाते हो ना। दिमाग तो लड़कियों में ज़्यादा होता है, नहीं होता? अरे उनमें तो ज़्यादा होता है, तभी तो अपने को बार बार बेवकूफ़ बना देते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए हम मारे जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा दिमाग है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं अपन। तो जो दिमाग होता है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है, समझा करो। तो अपन ने बताया मस्तिष्क की स्थिति, उसके बाद में बताया मस्तिष्क का भार, दो चीज़ अपन ने बताई। उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं, हमारे मस्तिष्क पर पाई जाने वाली झिल्लियाँ, मस्तिष्क झिल्लियाँ, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है मेनेंजाइन, मेनेंजाइन्स जो बोलते हैं, मस्तिष्क झिल्लियाँ। और मस्तिष्क पे जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं वो 3 पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली तो बोली जाती है दड़ तानिका, नंबर 2, दूसरे नंबर पे जो होती है उसको बोला जाता है जाल तानिका, और तीसरे नंबर पे जो होती है उसको बोलते हैं मृदु तानिका। दड़ तानिका ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, जाल तानिका आर्कनोइड, और मृदु तानिका पाइयामेटर। ये हमारे मस्तिष्क पे 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। देखो अभी अपन ने जो भी पढ़े थे, आहार नाल की सबसे बाहरी परत बताई मैंने सिरोसा, हृदय के चारों ओर झिल्ली बताई पेरिकार्डियम, फेफड़ों के चारों ओर बताई प्लूरल, और किडनी के चारों ओर बताई पेरिटोनियम, और यहाँ मस्तिष्क झिल्लियाँ जो बताई मैंने 3 हैं। सबसे बाहर वाली है दृढ़ तानिका, नंबर 2 जाल तानिका, नंबर 3 मृदु तानिका। ये तो है आउटर और दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण, दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण है ये। सबसे बाहर की जो है सफेद कोलेजन तंतु से निर्मित कठोर आवरण है। जाल तानिका बीच वाली परत है, मिडिल, और रुधिर वाहिनियों का जाल, रुधिर वाहिनी इसमें उपस्थित होती है। और ये सबसे आंतरिक परत है जो मस्तिष्क के सीधे संपर्क में आ गई। सबसे आंतरिक परत जो मस्तिष्क के सीधे संपर्क में आती है वो कौन सी है भाई? मृदु तानिका, मृदु आवरण जो मस्तिष्क के सीधे संपर्क में रहती है। तो मस्तिष्क पे 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, दड़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। सबसे बाहर वाली दड़ तानिका, बीच वाली जाल तानिका, और सबसे अंदर वाली है मृदु तानिका जो मस्तिष्क की सतह पर सीधे रहती है। अब ये जो जाल तानिका मृदु तानिका है ना, लास्ट वाली जो 2 बताई अपन ने, लास्ट वाली जो अपन ने 2 बोली हैं जाल तानिका और मृदु तानिका, लास्ट वाली जो दोनों झिल्लियां बोली हैं जाल तानिका मृदु तानिका, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSF। ये अगर आपने सुना हो तो मेडिकल में CSF। कई बार अपन एक सामान्य चीज़ सुनते हैं कि उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला, एक जांच होती है, कई बार सुनते हैं अपन। वो जो पानी बोलते हैं ना अपन, मेरे की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला है, वो CSF होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अब ध्यान देना, इसमें मैंने 2 शब्द जोड़े हैं, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने 2 बताया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के ऊपर ये झिल्लियां पाई जाती हैं, जो भी मैंने तीनों लिखी हैं। वो मस्तिष्क पे भी है, मेरुरज्जु पे भी है। दड़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका, वो मस्तिष्क के ऊपर भी है और मेरुरज्जु के ऊपर भी है। और लास्ट की दोनों झिल्लियों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। तो जाल तानिका व मृदु तानिका के मध्य भरा द्रव, ये फ्लूइड भरा होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ना,
इसका कार्य है मस्तिष्क को यांत्रिक आघात, मैकेनिकल शॉक, जिसमें अपन बोलते हैं चोट ग्रसन, मस्तिष्क को यांत्रिक आघात से बचाना, वो इसका काम होता है। किसका? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव का। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क और मेरुद्रव दोनों में जो झिल्लियां पाई जा रही हैं, बाहरी आवरण दड़तानिका, जालतानुका, मर्दतानिका, इसमें जालतानिका और मर्दतानिका के बीच भरा होता है, जिसका काम है यांत्रिक आघात से बचाना, चोट और घर्षण से बचाना। अब देखो वापस से एक बार देखो शुरू से, जो अपन ने शुरू में लिखवाया, अपन ने शुरू में जो नोट करवाया कि मस्तिष्क कपाल में स्थित है, पहली सुरक्षा कपाल के द्वारा, उसके बाद में दूसरी सुरक्षा दड़तानिका मस्तिष्क झिल्ली में, और तीसरी सुरक्षा भी किसने की? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव ने। क्यों भाई? मस्तिष्क अपने शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे जो न्यूरॉन का बना होता है, मेनली न्यूरॉन ही है अपने नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई। और ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे अपन, न्यूरॉन बॉडी की ऐसी सेल होती हैं जंतुओं में कि जिनमें विभाजन क्षमता नहीं होती। न्यूरॉन कोशिका में विभाजन क्षमता नहीं होती, तो न्यूरॉन अगर डैमेज होती हैं तो दोबारा नहीं बन पाती हैं। तो न्यूरॉन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है ना, तो ये सारा सुरक्षा इसी वजह से चल रही है। इसीलिए आपको कहा जाता है ऑलवेज वियर हेलमेट व्हेन यू ड्राइव। आप मोटरसाइकिल पे जब भी चलें तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि देखो हाथ पैर टूटेगा, हड्डी टूटेगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि उसकी कोशिकाओं में विभाजन है, नई कोशिका बनती है। मांस फटेगा, नई कोशिका बनेगी, आवरण जो है वो वापस रिकवर हो जाएगा त्वचा में, सब में पुनरुत्पादन की क्षमता कोशिकाओं में पाई जा रही है। लेकिन अगर न्यूरॉन डैमेज होंगी तो वो दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो अब हाथ पैर टूटा, जुड़ जाएगा, लेकिन ये खप्पर खुल गया तो काम कैसे चलेगा? तो भाई जो यूथ होता है ना, ये बड़े स्टाइल मारते हैं मोटरसाइकिल पे, ये इस तरह से पता नहीं किस तरह से घुमाते भागते हैं, और खुद गिरने के दो चारों को और गिरा के चलते हैं। हेलमेट पुलिस वालों को केवल चकमा देने के लिए उसको अपन पहनते हैं, हाथ में रखते हैं जैसे आए पहने, और कई बार तो वो चलो रोक रहे हैं अपने को, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कानूनी लीगली अपना काम कर रहे हैं, हम उनको चकमा देकर निकलते हैं, पीछे चिढ़ाते हो रहे हैं, आजा अब आजा। तो ये प्रवृत्ति छोड़ो, क्योंकि ये हमारे हेलमेट जो है वो केवल ये नहीं कि आपसे जुर्माना लेने के लिए लगवाया जा रहा है, वो अपने मस्तिष्क की सुरक्षा है। तो ऑलवेज वियर हेलमेट व्हेन यू ड्राइव, जब भी ड्राइव करते हो हेलमेट जरूर पहनो। तो ये तो बताइए अपन ने मस्तिष्क की बाहर की स्थिति, कि मस्तिष्क कहाँ स्थित है, मस्तिष्क का बाहर और मस्तिष्क पे पाई जाने वाली झिल्लियां, और उससे संबंधित एक द्रव अपन ने बताया प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। इसी से संबंधित मैं एक पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से संबंधित एक शब्द आता है मेनिंजाइटिस। देखो वापस से आ गया टिस, मेनिंजाइटिस, जिसको नाम दिया जाता है मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क शोथ, मेनिंजाइटिस। पहली चीज तो ये वायरस जनित रोग है, वायरस से जनित रोग, ध्यान रखना, रोग में बढ़ाएंगे भी अपन, लिखवाएंगे भी इसको, वायरस जनित रोग है। नंबर 2, CSF की मात्रा बढ़ जाती है इन्फेक्शन से। CSF की मात्रा बढ़ने से दबाव किस पर पड़ेगा? झिल्लियों पर, मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन, और ये गंभीर रोग है भी, होता है तो फिर बचाव उपचार वही स्थिति आ जाती है, उपचार इसका आसानी से संभव नहीं है। और इस रोग का प्रसार करता है क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर इसका प्रसार करती है, जो कि धान के खेतों में पाई जाती है। तो बारिश के सीजन में खासतौर से बिहार यूपी जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ जो धान का पैदावार की जाती है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इनमें उधर ये काफ़ी प्रभाव दिखाता है। इसको सामान्य भाषा में अपन दिमागी बुखार भी बोलते हैं, इसी को एक नाम दिया जाता है दिमागी बुखार, ये बोला जाता है। तो वायरस जनित रोग है, CSF की मात्रा बढ़ने से मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन। देखो मस्तिष्क झिल्लियों को अपन ने नाम दिया इंग्लिश में मेनेंजाइन,
मेनिनजाइन। और यहाँ अपन ने क्या लिखा, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस तो ये एक्चुअल में सूजन इनकी होती है, मस्तिष्क झिल्लियों की सूजन होती है, जिसको सीधा नाम मस्तिष्क शोथ दे दिया जाता है। तो मेनिनजाइटिस हो गया मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन, CSF की मात्रा बढ़ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, ये फ्लूइड बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये सूजन आती है। और लक्षण जो आएगा उसमें आता है तेज सिर दर्द, तेज सिर दर्द, सिर भारी रहना, चक्कर आना, सिर भारी रहना, चक्कर आना, ये स्थिति इसमें आती है। तो ये मेनिनजाइटिस इसी से रिलेटेड है, जो अपन ने बताया CSF प्रमस्तिष्क मेरुद्रा उससे रिलेटेड आ गया, तो अपन ने ये डिस्कस किया, इस आधार पे अपन ने बताया। तो ये तो सारा अपन ने डिस्कस किया मस्तिष्क की बाहर की स्थिति। अब इसके बाद में जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मस्तिष्क की बाहर की स्थिति के बाद में, मस्तिष्क की प्राइमरी संरचना, बाहर की संरचना अपन देखेंगे। मस्तिष्क की संरचना अगर अपन देखें, मस्तिष्क की संरचना को अगर देखें अपन, ध्यान दो इधर, मस्तिष्क जो अपन ने दिखाया है, मस्तिष्क संरचना, ब्रेन स्ट्रक्चर। देखो कपाल झिल्लियों को हटाते ही मस्तिष्क में सबसे पहले, अच्छा इससे पहले एक बार मैं ये जो अपन ने बताया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, उसके बाद में मस्तिष्क की जो अपन ने बताया था मस्तिष्क की बाहर की स्थिति। अब जो पॉइंट अपन लेने जा रहे हैं, जो मानव मस्तिष्क है ना, उसको 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 तरह से डिवाइड किया जाता है भी। एक तो नाम देते हैं अग्र मस्तिष्क, एक नाम दिया जाता है मध्य मस्तिष्क, और एक नाम दिया जाता है पश्चिम मस्तिष्क। उसके बाद में मैं डायग्राम पे लूंगा, पहले एक बार मैन इसके पार्ट बता देता हूं मैं। मानव मस्तिष्क को 3 तरह से डिवाइड किया अपन ने। एक तो बोला जा रहा है अग्र मस्तिष्क, एक बोला जा रहा है मध्य मस्तिष्क, और एक बोला जा रहा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन, जिसको लैटिन वर्ड ये भी देते हैं प्रोसेनसिफेलॉन, प्रोसेनसिफेलॉन अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिसेनसिफेलॉन, मिसेनसिफेलॉन, और इसको बोला जाता है रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन। ये जो लैटिन वर्ड इसके लिए बोले जाते हैं, प्रोसेनसिफेलॉन, मिसेनसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन। ये तो बोला जाता है फोरब्रेन, ये बोला जाता है मिड ब्रेन, और ये बोला जाता है हिंड ब्रेन। एक तो बोलते हैं फोर ब्रेन, एक बोलते हैं मिड ब्रेन, और एक बोलते हैं हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। लैटिन वर्ड ध्यान रखना, प्रोसेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन और कौन सा बताया तीसरा, रोम्बेनसिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क में एक पार्ट तो आता है घ्राण पिंड, इसमें लोब, ऑप्थेलेमिक लोब जो बोलते हैं घ्राण पिंड। नंबर 2 आता है, दूसरा पार्ट आता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। ये भी अपन ले लेंगे सारे वर्ड। प्रमस्तिष्क, दूसरा जो पार्ट बता रहा हूं मैं सेरेब्रम, और प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट इसमें आता है डायेनसिफेलॉन, डायेनसिफेलॉन, जिसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके अंदर जो आ जाते हैं डायेनसिफेलॉन में। मध्य मस्तिष्क में होती हैं दृष्टि पाली, और ये दृष्टि पाली होती हैं टोटल 4। मध्य मस्तिष्क में केवल 4 दृष्टि पाली हैं, जिनको सम्मिलित रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं।
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दृष्टिपाली को ही सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है। 4 दृष्टिपालियों को सम्मिलित रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। और पश्च मस्तिष्क में एक तो आता है भाई अनुमस्तिष्क सेरेब्लम, प्रमस्तिष्क तो हो गया सेरेब्रम, और ये हो गया सेरेब्लम छोटा दिमाग, और दूसरा पार्ट आता है या मस्तिष्क का अंतिम भाग जो है वो आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का अंतिम भाग भी इसको बोलेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हमारे मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में एक तो आ गया घ्राणपिंड, एक प्रमस्तिष्क और एक डाइनसेफेलॉन, और डाइनसेफेलॉन में एक तो आ जाएगा एपिथैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, जो अपन डायग्राम डिस्कस करेंगे। मध्य मस्तिष्क में जिसको मेसेनसेफेलॉन कहते हैं, इसमें केवल 4 दृष्टिपाली हैं और इनको सम्मिलित रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जा रहा है। और पश्च मस्तिष्क में रोम्बेनसेफेलॉन में 2 पार्ट हैं, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का अंतिम पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा। ये डायग्राम से अपन सारे पार्ट एक एक करके लेंगे जो अपन ने अभी डिस्कस किए हैं, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर अपन लेके चलें तो इस तरह से मानव मस्तिष्क की जो अपन ने स्थिति देखी, मानव मस्तिष्क के जो अपन ने मेन पार्ट बताए, इसमें देखो मस्तिष्क की जो संरचना का डायग्राम दे रखा है। अब देखना यहाँ पर ध्यान दो, ये जो पार्ट अपन ने बताए ना, इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट आप जो देख पा रहे हो, ये पार्ट जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये कहलाता है प्रमस्तिष्क। क्या नाम दिया जाता है इसको? सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दे रखा है ना, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये प्रमस्तिष्क है। और इस प्रमस्तिष्क में 4 लोब होती हैं। प्रमस्तिष्क जो है सब अपने कपाल और कपाल के बाद में मस्तिष्क झिल्लियां, मस्तिष्क झिल्लियों को हटाते ही मस्तिष्क का सबसे भारी पार्ट जो आता है अग्र मस्तिष्क में सबसे बाहर की तरफ आता है प्रमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क जो बोलते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। और प्रमस्तिष्क जो है पूरा वो 2 गोलार्ध से बना होता है। एक प्रमस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं? 2 गोलार्ध होते हैं प्रमस्तिष्क के अंदर, जिनको बोलते हैं सेरेब्रम हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और एक गोलार्ध में 4 पिंड होते हैं। एक गोलार्ध में कितने पिंड होते हैं? 4। तो प्रमस्तिष्क एक गोलार्ध हो गए 2, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और एक गोलार्ध में कितने पिंड? 4। अब ये गोलार्ध देखो यहां पर भी लिखे हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है फ्रंटल लोब, फ्रंटल पिंड, दूसरा पैराइटल, और इसमें जो दिखा रहे हैं टेम्पोरल, यानी देखो यहाँ ध्यान दे लो इसको, ये यहाँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना पिंड प्रमस्तिष्क, वापस से लाइन रिपीट कर रहा हूँ, मस्तिष्क का सबसे भारी पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं, और वो जो दोनों गोलार्ध है ना, वो यहाँ देखो एक लाइन लिखी है, कार्पस कैलोसम, इसके द्वारा ये दोनों गोलार्ध आपस में जुड़े होते हैं प्रमस्तिष्क के। और एक गोलार्ध में 4 पिंड होते हैं। सबसे आगे की तरफ वाला हो गया फ्रंटल, जैसे नाम से आ गया फ्रंटल पिंड, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला हो गया फ्रंटल पिंड। फिर दूसरा पैराइटल पिंड, पैराइटल शब्द आता है पार्श्व के लिए, फ्रंटल ललाट, पैराइटल। उसके बाद में देखो यहाँ पर पीछे ये जो अपने गड्ढा है ना, यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीपिटल पिंड, ऑक्सीपिटल पिंड। और यहाँ पर जो अंदर गड्ढे में होता है ना, जो देखो यार ये जो लिखा हुआ है अनुमस्तिष्क, सेरेब्लम, अनुमस्तिष्क, उससे अंदर की तरफ ये जो दिखा रखा है टेम्पोरल पिंड जो बता रखा है, दोनों साइडों में इधर ले लेंगे अपन, ये तो पीछे तो आ गया अनुमस्तिष्क, ये दोनों में ये टेम्पोरल पिंड। तो अब मेरे साथ में बोलो इनको, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट, प्रमस्तिष्क 2 गोलार्ध से बना होता है, दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं।
तंत्रिका प्लेट कार्पस कैलोसम के द्वारा। एक गोलार्ध में 4 पिंड होते हैं, तो टोटल पिंड हो गए 8। एक गोलार्ध में 4 पिंड हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, 4 पिंड उसमें होते हैं। फ्रंटल ललाट सामने का, पैराइटल, फिर टेम्पोरल ये जो बाहर बता रहा हूँ, और ऑक्सीपिटल, और ये साइड जो यहाँ होते हैं वो होते हैं टेम्पोरल पिंड। ये अपन अपने कपाल के जो हड्डियाँ हैं ना उनके नाम भी ये देते हैं अपन। तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 पिंड प्रमस्तिष्क के आ रहे हैं, ये स्थिति आती है। तो प्रमस्तिष्क जो है वो शरीर की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, वॉलेंट्री मसल्स का नियंत्रण करता है। अब वॉलेंट्री मसल्स कौन सी हैं? जिन सब में हमारी इच्छा शक्ति अनुसार नियंत्रण है वो सारी वॉलेंट्री मसल्स है, उन सब का नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है। और प्रमस्तिष्क जो है उसमें मैंने बताया 2 गोलार्ध। अब इसमें भी ध्यान से सुनना, प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध है ना वो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है दाएं भागों का, और जो दायां भाग है ना, दायां गोलार्ध है ना, वो समन्वय है बाएं भाग का, अपोजिट रूप से। यानी प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध अपने दाहिने भाग को कंट्रोल करता है, और प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध अपने बाएं भाग को कंट्रोल करता है। जनरली प्रमस्तिष्क में अपने बायां गोलार्ध ज़्यादा सक्रिय रहता है, और इसीलिए ज़्यादातर व्यक्ति दाएं हाथ से जैसे काम कर रहे हैं। कुछ मेरे जैसे जो जीनियस होते हैं उनका दायां गोलार्ध ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी किससे काम करते हैं वो बाएं से करते हैं, लेकिन वो मेरे जैसे जीनियसों के लिए होता है। जलन हो रही है क्या? चलो, तो प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध हैं, जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध कार्पस कैलोसम तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं। एक गोलार्ध में 4 पिंड होते हैं, जिनमें मैंने नाम बताया है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये 4 पिंड होते हैं। फ्रंटल ललाट वाला हो गया, पैराइटल पार्श्व वाला, टेम्पोरल ये यहाँ जो नीचे की तरफ, और ऑक्सीपिटल ये जो अपने बोलेंगे यहाँ पर ये स्थिति। ये 4 पिंड हो गए जो होते हैं। अब इन चारों पिंडों में अलग अलग सेंटर हैं जो अपन लिखवाएंगे ये स्थिति। ये तो प्रमस्तिष्क की स्थिति आती है। अब देखो हमारा जो ये प्रमस्तिष्क है ना, सेरेब्रम जो है प्रमस्तिष्क, इसमें बहुत ज़्यादा वलन होते हैं। ये वलन इस प्रकार से पाए जाते हैं, और वलन पाए जाने के कारण फोल्ड, ये जो वलन पाए जा रहे हैं, फोल्ड पाए जा रहे हैं ना, इनकी वजह से प्रमस्तिष्क का सरफेस एरिया, फोल्ड पाए जाने के कारण बताओ पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सरफेस एरिया जो होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्र, वो ज्यादा होता है। देखो एक तो प्लेन सरफेस हो, अगर प्लेन सरफेस होगी तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल कम हो गया, और वलन है, फोल्ड पाए जा रहे हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो मनुष्य के प्रमस्तिष्क में वलन पाए जाने के कारण सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। मानव के प्रमस्तिष्क का जो आकार है वो शरीर की तुलना में बड़ा होता है। इस आधार पे मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा है भी कंपटीशन में कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी क्यों है, तो कारण बताया जाता है मनुष्य के प्रमस्तिष्क में अत्यधिक वलनीय क्षेत्र है, पृष्ठीय क्षेत्र फिर उससे ज़्यादा होता है, इसलिए शारीरिक तुलना की तुलना में प्रमस्तिष्क का पृष्ठीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए वो बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ये इसमें बताते हैं। और प्रमस्तिष्क हमारी सारी ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। ये सारा वो काम करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करने का काम। तो आज मैं केवल मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क को मैंने डिस्कस किया है कि जैसे अपन मस्तिष्क झिल्लियों को हटाते हैं, अपने मस्तिष्क का सबसे भारी अगर सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जो आगे से पीछे तक पूरा फैला हुआ होता है। प्रमस्तिष्क की सतह में अत्यधिक वलन पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। हमारे प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध हैं, दोनों गोलार्ध तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं जो कि कार्पस कैलोसम कहलाती है। और ये जो दोनों गोलार्ध हैं उन एक गोलार्ध में होते हैं 4 पिंड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, 4 पिंड होते हैं। तो एक गोलार्ध में 4 पिंड है तो दोनों गोलार्ध में टोटल 8 पिंड हो गए। इन चारों पिंडों में अलग अलग वॉलेंट्री सेंटर होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे।